हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं लेके आई हूँ सेल का फोर्थ पार्ट। राइट, अभी तक हमने बेसिक ऑफ सेल कवर किया था कि व्हाट इज सेल थ्योरी, एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट द ओवरव्यू ऑफ द सेल कि सेल में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। हमने पढ़ा कि दो अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, लाइक प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। राइट, प्रोकैरियोटिक में भी स्टडीड की जो न्यूक्लियस है वो फ्रीली पड़ा होता है, उस पर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, वेयर इज यूकैरियोट्स में ऐसी सिचुएशन नहीं होती। ऑल्सो वी हैव अ डिस्टिंक्शन बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, सिंस प्लांट सेल के ऊपर एक एडिशनल स्ट्रक्चर होता है सेल वॉल, वेयर एज एनिमल सेल डज नॉट कंटेन दैट। लेकिन आज हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल को, जो हमने थोड़ा सा पिछली वीडियो में शुरू किया था, लेकिन वहां पे सिर्फ मैंने आपको इंट्रोडक्शन देके छोड़ दिया था। लेकिन आज जो मैं वीडियो डालने जा रही हूँ उसमें हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे और अगली वीडियो में थोड़ी सी और डिटेल पढ़ेंगे, एंड देन वील बी डन विद द प्रोकैरियोटिक सेल। चलिए आइए शुरू करते हैं रिगार्डिंग द प्रोकैरियोटिक सेल। अगर आप अपने एनसीईआरटी का पेज नंबर 9091 खोलेंगे और रेफर करेंगे तो वहां पे एक टॉपिक दिया हुआ है 8.4.1, which includes cell envelope and its modification. Now let us learn what is it talking about. So before I begin with my slides, I want to tell you one thing कि हम पढ़ किसके बारे में रहे हैं. We are studying about the prokaryotic cell. हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में स्टडी करेंगे एंड उसके सेल एनवलप के बारे में, कि उसका जो बाहर का लेयर है जिसे हम सेल एनवलप कहते हैं उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। सेल एनवलप की जो भी मॉडिफिकेशंस हैं, फॉर एग्जांपल उसकी कोई एक्सटेंशंस हैं या उसकी कोई और चीज़ें बनी हुई हैं सेल के अंदर जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। या फिर हम बात करेंगे उसकी अंदर की स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड। ठीक है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है। Right, so I think you must have got the overview of the thing which we are studying right now. Continuing the same, let's study about first thing, that is cell envelope. तो अगर हम सेल एनवलप के बारे में बात करें तो वो एक्चुअली होता क्या है. Most prokaryotic cells, particularly the bacterial cells, have a chemically complex cell envelope. That means वो कह रहे हैं कि ये जो प्रोकैरियोटिक सेल जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, ये प्रोकैरियोटिक सेल का अगर आप स्ट्रक्चर बना के देखें तो इनके जो बाहर वाली लेयर है, ये द आउटर मोस्ट लेयर, इसे ये क्या नाम दे रहे हैं, इसे ये नाम दे रहे हैं सेल एनवलप का। और कह रहे हैं कि ये मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल ज्यादा से ज्यादा किस में कॉमन होते हैं, बैक्टीरिया में, तो इसलिए उन्होंने नाम बैक्टीरियल सेल भी दिया हुआ है कि ये केमिकल चीजों का बना होता है एंड इट हैज अ कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप। मतलब ये जो स्ट्रक्चर सेल एनवलप का है, दिस इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर। अब अगर कॉम्प्लेक्स इन नेचर है तो मतलब ये काफी सारी चीजों का बना होगा केमिकली, तभी हम इसको कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। किसी एक सिंपल चीज का बना होता तो हम इसे सिंपल कहते। तो आइए देखते हैं कि ये किस किस चीज का बना हुआ है। The cell envelope consists of tightly bound 3-layered structure. तो जो हमने सेल एनवलप बनाया है डायग्राम में, वो सिंगल लेयर नहीं है, वो 3 लेयर है। ठीक है, दैट इज द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो 3 लेयर्स का नाम क्या है, सबसे बाहर वाला ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल वाला सेल वॉल और अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। चलो आइए एक बार डायग्राम में ड्रॉ करते हैं जो हमने यहाँ पे बनाया था। ये हम अंदर जो रेड से बना रहे हैं, दिस इज आर सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गई हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा सेल वॉल, और इसके बाहर ही हमें ऐसे दिखेगी एक लेयर। वो लेयर ना बेटा ऐसे मैं डॉट्स इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उस लेयर की ना 2 वेरिएंट्स है, अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो ये लेयर 2 तरीके से प्रेजेंट हो सकती है, तो मैंने अभी इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट कर दिया। सो दिस इज ग्लाइको कैलिक्स, ये इसकी होगी आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी इनर मोस्ट और सेल वॉल है मिडल। ठीक है जी, तो ये जो तीनों चीजें इकट्ठे ग्रुप करेंगी, दीज 3 थिंग्स विल ग्रुप टुगेदर एंड फॉर्म दी सेल एनवलप। तो समझ गए कि सेल एनवलप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कैसे है, क्योंकि वो 3 चीजों का बना हुआ है। नेक्स्ट,
Although each layer of the envelope performs distinct function, they act together as single protective unit. ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे बाहर का ग्लाइकोकैलिक्स हो, चाहे बीच की सेल वॉल हो या अंदर का सेल मेम्ब्रेन हो, तीनों के तीनों अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं और केमिकली भी अलग अलग चीजों के बने हुए हैं, ठीक है। एक किसी और चीज का, लाइक फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन की बनी होती है नॉर्मल केसेस में, ठीक है जी। और सेल मेम्ब्रेन कॉमन भी होती है, प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में एक ही जैसी बनी हुई है। लेकिन सेल वॉल प्लांट में सेल्यूलोज की है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है, ठीक है जी। सिमिलरली हम ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें तो उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी डिफरेंट है। तो ऐसे करके तीनों की केमिकल कॉम्पोजिशन डिफरेंट है एंड सो एज देयर फंक्शन। लेकिन फिर भी तब भी तीनों चीजें जब इकट्ठी होती हैं तो टुगेदर एक्ट एज दी सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट फॉर द प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का वो सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है, ओके जी। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। अब सेल एनवेलप के बेसिस पे हम उसको दो ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप and the manner in which they respond to the staining procedure developed by Grams. Now Gram was a scientist who developed the staining procedure. Now जिनको नहीं पता मैं staining procedure बताती हूँ। देखो बेटा, सेल जो होता है ना वो बड़ी छोटे साइज का होता है, इतना छोटा होता है कि हम अपनी नेकेड आई से देख नहीं सकते। तो उसको देखने के लिए हम उसे कहाँ फिक्स करते हैं? माइक्रोस्कोप में, और तब ऑब्जर्व करते हैं। अब हमें ऑब्जर्व करना है सेल के भी अंदर का स्ट्रक्चर, उसकी सेल वॉल, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ग्राम्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप करी, मतलब सेल को स्टेन कर दो और वो स्टेन जो जो चीज लेगी उस हिसाब से उन्होंने चीजों को लेबल कर दिया, ठीक है जी। तो लेकिन सारे बैक्टीरियल सेल्स वो स्टेन नहीं लेते थे, ओनली फ्यू बैक्टीरियल सेल्स टुक द स्टेन व्हाइल द रेस्ट डिड नॉट। तो उस स्टेन का फर्क कुछ बैक्टीरियल सेल्स में पड़ा, जिसका नाम रख दिया गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वेयर एज जहां पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, उन्होंने स्टेन लिया ही नहीं, उनको बोल दिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये बड़ी ही ब्रॉडर क्लासिफिकेशन है। आपने सुनी होगी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, लेकिन उसमें कोई केमिकल कैटेगराइजेशन एज सच नहीं है। उसमें क्या है कि ग्राम्स की स्टेनिंग टेक्निक, जिन बैक्टीरिया ने ले ली वो ग्राम पॉजिटिव से, जिन जो नहीं ले पाए वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंडर आते हैं, ठीक है जी। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। अब जो मैंने वो ग्लाइकोकैलिक्स लेयर बनाई थी हमारी स्लाइड में, दिस आउटर मोस्ट लेयर, ये ग्लाइकोकैलिक्स लेयर थिकनेस में भी डिफर करती है, हर किसी में सेम थिकनेस की नहीं होती, और बाकी चीजें भी इसकी वेरी करती है, ठीक है जी। डिफर्स इन दी कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी अ लूज शीट कॉल्ड द स्लाइम लेयर, या तो वो बिल्कुल लूज शीट ऐसी ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होगी जिसे हम स्लाइम लेयर कह सकते हैं, और इट मे बी थिक एंड टफ लाइक द कैप्सूल। मैं आपको डॉट्स डॉट्स बनाते वक्त ही कह रही थी कि इसको मैं ऐसा इसलिए छोड़ती हूँ क्योंकि ग्लाइकोकैलिक्स के दो फॉर्म्स होते हैं, या तो वो ऐसे लूज पड़ी होती है जिस दिन उसका कुछ करने का मन ना हो तो उसे हम स्लाइम लेयर कह देते हैं, स्लाइमी सा होता है, थिक स्टिकी स्टिकी सा, ठीक है। लेकिन अगर वो थिक और प्रोटेक्टिव बन जाए, एकदम टफ बन जाए, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं? कैप्सूल। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स के दो डिफरेंट फॉर्म्स हैं। द सेल वॉल डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल। जो सेल वॉल है वो क्या डिटरमाइन करती है? हमारे सेल की एग्जैक्ट शेप, क्योंकि वो रिजिड होती है ना। एंड इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बर्स्टिंग और कोलैप्सिंग। तो बेसिक प्रोटेक्शन जो बैक्टीरिया की है वो कौन दे रहा है? सेल वॉल। वो बात अलग है कि सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स तीनों इकट्ठे होकर प्रोटेक्टिव यूनिट एक्ट करते हैं। लेकिन सिंस प्रोकैरियोटिक सेल बड़े ही सेंसिटिव और छोटे सेल्स होते हैं, तो वो बर्स्ट ना हो जाए, सॉरी, या वो कोलैप्स ना हो जाए, तो उस चीज से प्रिवेंट कौन करता है इनको? सेल वॉल, ओके जी। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दैट इज द सिलेक्टिवली परमिएबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आगे तो ये नाम फिक्स है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जो गिनी चुनी चीजों को अंदर बाहर आने जाने देती है सेल के, ठीक है। इट इज मेच्योर, इट सेमी परमिएबल इन नेचर एंड इंटरैक्ट्स विद द आउटसाइड वर्ल्ड। ऑब्वियसली चीजों को बाहर भेजना, अंदर लेना, सो इट इज इंटरैक्टिंग विद द आउटसाइड वर्ल्ड। दिस मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। आई टोल्ड यू कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारा एक ऐसा यूनिट है सेल एनवेलप का जो यूकैरियोट्स में भी सेम है और जो प्रोकैरियोट्स में भी सेम है, इसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। एंड टू रिमाइंड यू, लेट मी टेल यू दैट इट इज मेड अप ऑफ lipids and proteins. So we also tell it is made up of lipoproteins. Okay जी? A special membranous structure called the mesosomes, which is formed by the extensions of plasma membrane into the cell.
अब ये एक नई चीज की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में जो जिन्हें मीसोसोम्स कहते हैं, जो कैसे बनते हैं, बाय एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल, कि जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर एक्सटेंड हो जाए। आइए एक बार ड्रॉ करके देखते हैं, यहीं पे ड्रॉ करेंगे। आई चेंज द कलर ऑफ द पेन, पिंक कलर से देखना जी आप। ये सेल मेम्ब्रेन कहीं बार ऐसे अंदर की तरफ एक्सटेंशंस प्ले कर जाती है, ठीक है, और ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स बना देती है। इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दी स्ट्रक्चर्स एज मीसोसोम्स। अब यार देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट है, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। तो जब इसके अंदर ऑर्गेनेलीज ही नहीं है तो इसके काम कौन करेगा, कौन हेल्प करेगा इन्हें मदद करने में? तो इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहती है कि जब मैंने इसको प्रोटेक्शन दिया है तो मैं इसे बाकी फंक्शंस करने के लिए भी सहारा दूंगी। इसीलिए वो अपने आप को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेती है और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाती है जिसे हम क्या कहते हैं? मीसोसोम्स। नाउ लेट्स स्टडी इन डिटेल अबाउट मीसोसोम कि वो क्या क्या करने में हमारी मदद करते हैं। ठीक है, दीज एक्सटेंशंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, या तो वो वेसिकल्स जैसा मैंने बनाया, ठीक है, इस तरीके से वेसिकल्स बन सकती है। फॉर एग्जांपल दिस इज सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो या तो वो ऐसे वेसिकल्स बना सकते हैं, या फिर वो ट्यूब्यूल्स बना सकते हैं इस तरीके से अंदर की तरफ, या फिर वो लेमिले बना सकते हैं जो मैंने बनाए थे। ठीक है, सच टाइप ऑफ एक्सटेंशंस कैन बी सीन इन दी इनफोल्डिंग्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इन तीनों को ही हम मीसोसोम्स के नाम से जानते हैं। नाउ दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, मैंने कहा था ना ये एडिशनल फंक्शंस करने में हेल्प करते हैं। तो सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए कंटिन्यूअसली रॉ मटेरियल सप्लाई करना, दैट इज पेप्टाइडोग्लाइकन, वो कौन करता है? ये मीसोसोम्स। देन डीएनए रेप्लिकेशन, जेनेटिक मटेरियल तो है ना प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, ठीक है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से डिफाइंड नहीं है, वो ऐसे ही खुला पड़ा हुआ है, लेकिन वो है तो है। सो इट इज फेवरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, वो डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में हमें बता रहा है, राइट, इसमें हेल्प कर रहा है कि डीएनए आगे कैसे कॉपी हो सकता है और कैसे नया सेल बन सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल, ऑल्सो डीएनए ने अपनी कॉपी बना ली, अब वो डॉटर सेल्स में कैसे जाएगा, ये भी कौन हेल्प कर रहा है? मीसोसोम्स। तो देखा जाए तो मीसोसोम एक बड़ा ही एडिशनल फंक्शन और एडिशनल रोल प्ले कर रहा है हमारे सेल के जीने में और सेल के आगे डिवाइड करने में, राइट। और भूलिएगा नहीं, ये हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल की, उसे नहीं भूलना, दैट्स द बेस। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, कैसे वो एनर्जी डिराइव करेगा फूड से, क्योंकि एनर्जी तो यार हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, ठीक है। सिक्रीशन प्रोसेसेस, कोई भी एंजाइमेटिक सिक्रीशंस है, फूड का ब्रेकडाउन है, एनीथिंग, ठीक है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को चीजें अंदर से बाहर करनी है, बाहर से अंदर करनी है, तो उसने उसके लिए अपना सरफेस एरिया भी बढ़ा रखा है कि ले भाई मैंने तेरे को पूरी जगह दे रखी है, तू आराम से अपना काम कर। तो ये भी कौन कर रहा है? मीसोसोम्स, ठीक है जी। एंड एंजाइमेटिक एक्शन, आई जस्ट टोल्ड यू, काफी सारी सिक्रीशंस होती हैं, जिसे कोई खाना आया है उसको तोड़ना है तो उसके लिए एंजाइम चाहिए, वो भी कौन प्रोवाइड कर रहा है? मीसोसोम। तो यू गाइस आर गेटिंग दैट हाउ इंपॉर्टेंट आर मीसोसोम्स, और ये मीसोसोम्स बन किससे रहे हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से। कौन हेल्प कर रहा है? वो कह रहे हैं ऑर्गेनेलीज है नहीं तो हम हैं, चिंता मत करो, वी आर सपोर्टिंग योर फंक्शंस, ठीक है जी। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, कुछ प्रोकैरियोट्स जैसे कि साइनोबैक्टीरिया जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्गे के नाम से भी जानते हैं, देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इनटू द साइटोप्लाज्म। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग्स बना रही थी, उसी तरीके से इन बैक्टीरिया में एक एडिशनल टाइप की एक्सटेंशंस भी होती है जिन्हें जाना जाता है क्रोमैटोफोर्स के नाम से, और वो कंटेन करती है पिगमेंट। चलिए वापस जाते हैं हमारे बेसिक डायग्राम पे, सॉरी, ये रहा हमारा बेसिक डायग्राम। तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पे क्रोमैटोफोर्स होते हैं, पर ये हर बैक्टीरिया में नहीं होते। ये क्रोमैटोफोर्स किस में होते हैं? ये क्रोमैटोफोर्स होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गे में या फिर साइनोबैक्टीरिया में। अब ऐसा क्यों है कि ये स्पेसिफिकली इसमें ही है? तो ये इसमें भी है, कुछ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी होते हैं, नाम से समझ गए आप, फोटोसिंथेटिक। ब्लू ग्रीन एल्गे वही बैक्टीरिया है जो हमारी कीमोसिंथेसिस करने में मदद करता है। जब जब हमने बचपन में पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में, हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस इज परफॉर्म बाय प्लांट्स एंड फ्यू बैक्टीरिया। वो फ्यू बैक्टीरिया कौन है? ब्लू ग्रीन एल्गे या साइनोबैक्टीरिया, या फिर कुछ अदर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। अब इन सब के अंदर अगर फोटोसिंथेसिस करनी है तो क्या चाहिए?
पिगमेंट, क्लोरोफिल, पिगमेंट, क्लोरोफिल नहीं तो क्लोरोफिल के और टाइप्स चाहिए, लेकिन पिगमेंट तो चाहिए ही चाहिए। तो ये पिगमेंट कौन प्रोवाइड करता है इनको? ये क्रोमैटोफोर्स। तो हर चीज हो रही है प्रोकैरियोटिक सेल में, जो यूकैरियोट्स में हो रही है वो सब हो रहा है यहाँ पे, लेकिन डिस्टिंक्टिव अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रही है, छोटे लेवल पे काम हो रहा है, क्योंकि प्रोकैरियोट्स इतने बड़े नहीं होते और इतने एडवांस नहीं होते, इसलिए। ठीक है जी, वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे जहां से हमने छोड़ा था। दिस वाज द लास्ट वी स्टडीड। नेक्स्ट, बैक्टीरियल सेल्स में बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। अब उनके चलने की बात करते हैं, ठीक है, वो चल भी सकते हैं, वो नहीं भी चल सकते हैं। अगर वो मोटाइल है, मतलब अगर वो चल रहे हैं, तो दे हैव अ थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन फ्रॉम देयर सेल वॉल कमिंग आउट, दैट इज नोन एज फ्लैजेला। तो उनके चलने के लिए एक धागा सा बाहर निकला होता है सेल वॉल से। वो धागा मदद करता है बैक्टीरिया को चलने में। ठीक है जी, तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ एक बारी। हमारी सेल वॉल से निकल रहा है, ठीक है, यहां से निकल रहा है, ऐसे उसकी बेसल बॉडी होती है, यहाँ पे हुक है और ऐसे निकल रहा है वो फ्लैजेला। सो उसके 3 पार्ट्स होते हैं, दिस इज द बेसल बॉडी एम्बेडेड इन द सेल वॉल, फिर यहाँ पे हुक है और ये थ्रेड है जिसे हम फिलामेंट कह रहे हैं। ये तीनों चीजें किसका पार्ट है? ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ फ्लैजेला। ये फ्लैजेला होता यूकेरियोट्स में भी है, लेकिन ये यूकेरियोट से डिफरेंट इसलिए है क्योंकि ये बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है, वेराज जो यूकेरियोट्स के बैक्टीरिया है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने, ट्यूब्यूलिन। तो ये डिफरेंस होता है इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन में, लेकिन यही फ्लैजेला प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स दोनों में पाया जाता है और इसका काम होता है मूवमेंट कराना, बैक्टीरिया की लोकोमोशन। बैक्टीरिया शो अ रेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजेला। बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स क्रिएट हो गए यार फ्लैजेला के बेसिस पे। एक फ्लैजेला है तो उसका कुछ नाम, 2 फ्लैजेला है तो कुछ नाम, राइट। बैक्टीरियल फ्लैजेलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, जो मैंने आपको अभी बना के दिखाए, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन, वो धागा सबसे लंबा पोर्शन है, एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, जो सेल से निकल के बाहर तक जाता है। क्लियर? Besides flagella, pili and fimbriae are also surface structures of bacteria but do not play a role in the motility. तो वो और 2 structures की बात कर रहे हैं जिन्हें हम कह रहे हैं pili and fimbriae. Let me draw this also. ऐसे ही जैसे ये अंदर की तरफ एक्सटेंडेड है, ये बाहर की तरफ भी इनके एक्सटेंशंस होते हैं, like this. एक छोटे like this to help the bacteria to get attached to some place. ठीक है, ये चलने में मदद नहीं करते, चलने में मदद सिर्फ फ्लैजेला कर रहा है, लेकिन हाँ अगर बैक्टीरिया को किसी चीज पे जाके चिपक कर रेस्ट करना है तो वहां चिपकने में मदद ये स्ट्रक्चर्स करते हैं, पिलाई एंड फिम्ब्री। लेट्स रीड अबाउट मोर डिटेल। बस ध्यान रखना कि इन दोनों का मोटिलिटी में कोई रोल नहीं, ठीक है जी। The pili are elongated tubular structures, तो जो मैंने लंबे लंबे बनाए थे वो क्या थे? पिलाई थे, made up of special protein, ये भी अपने प्रोटीन के बने हुए, and the fimbriae are small bristle like fibers fibers sprouting out of the cell, मतलब कुछ इस तरीके से ऐसे, ये फिर लंबे लंबे पिलाई, फिर छोटे छोटे ब्रिसल्स क्या है? फिम्ब्री, like this they are sprouting out. In some bacteria they are known to help attach to the bacteria, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बैक्टीरिया को रॉक्स स्ट्रीम में या फिर किसी होस्ट के टिश्यू पे अटैच होना है, कहीं पर भी अगर बैक्टीरिया को अटैचमेंट करनी है, तो these pili and fimbriae will play the important role. Similarly अगर मेरे को कहीं ऐसे रेस्ट लेना है, मुझे अपना हाथ टिकाना है, तो मेरे को अपनी बॉडी कहीं टिकाने है, तो मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करती हूँ, ऐसे ही ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि चलने में तो मुझे मेरी टांगे मदद कर रही है ना, सेम गोज हियर। ठीक है, सो ये स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े पिलाई और फिम्ब्राई के बारे में, हमने काफी डिटेल स्टडी की प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अभी भी इसमें एक आधे इनर स्ट्रक्चर्स रह गए हैं, जैसे राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में कवर, जो नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँ। ठीक है, आई होप आपको इतना सब समझ में आया और बेसिक प्रोकैरियोट स्ट्रक्चर क्लियर है।
ठीक है जी, थैंक यू सो मच, स्टे इन टच विद मी, आई विल पोस्ट द सेकंड वीडियो ऑल्सो, continuing with the prokaryotic cell. Thank you.